चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ये आपके लोअर पीसीएस के मद्देनज़र भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और साथ ही आपका जो लेक्चरर का जो पेपर होगा और जो समूह ग की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये मार्मिक है ही। आज जो बात करेंगे चंद्रवंश के बारे में बात करेंगे। तो चंद्रवंश का ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में बात करेंगे। पहले चंद्रवंश को समझने से पूर्व हमें चंद्रवंश का इतिहास के स्रोत हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। देखिए, अगर हम इतिहास के स्रोतों की अगर बात करते हैं तो यहाँ से नोट डाउन करते हुए चलेगा। देखिए, पूर्वांचल पर जब कत्यूरियों के शासन करने वाले, अगर मैं कहूँ, जब कत्यूरी राजवंश की अगर हम बात करें, जो मध्य हिमालय का जो क्षेत्र था, ये मध्य हिमालय में जब ये रहते थे, अगर मैं कहूँ रामगंगा घाटी से ऊपर का जो क्षेत्र रहा, तो इस क्षेत्र में बेसिकली अगर कहें जो ये रहने वाले जो थे, उसके पश्चात जिसने इस क्षेत्र में जो शासन किया, तो कत्यूरियों के बाद किसके शासनकाल के जिक्र होती है यहाँ पर। तो कत्यूरी वंश के बाद जो शासन करने वाले जो चंद्र राजवंश था वो कौन सा था? चंद्र राजवंश था। चंद्रवंश। चंद्रवंश था। तो चंद्रवंश के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास बहुत ढेर सारे ऐसे पुरातात्विक स्रोत हैं, या साहित्य की बात करें या लोक गाथाएं हमारे पास सामने उपलब्ध होती हैं। जैसे मैं आपको, जब हमने ये पढ़ा था आपका, अगर बात करें परमार वंश या बात करें परमार वंश की बात करें, तो उसमें बहुत ढेर सारे ऐसे जागर आते हैं, ऐसे लोकगीत आते हैं जहाँ पर इन लोगों के, हाँ, पवाड़े। तो इनके बारे में जिक्र होता है। तो उसी प्रकार से जब हम चंद्रवंश पढ़ते हैं तो चंद्रवंश का पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। साहित्य स्रोत क्या है, लोक गाथाएं क्या है, हम पहले इन बेसिकली इन पे हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ेंगे तब जाके आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, तो ऊपर ऊपर ही समझ में नहीं आएगा। तो हम जब कहते हैं कि भैया जो प्रातात्विक स्रोत क्या होते हैं, मुझे कोई बताएगा प्रातात्विक स्रोत क्या होते हैं? जिसे आता है वो बताओ। और साहित्य स्रोत क्या होते हैं? सर, जो खुदाई वगैरह में मिलते हैं, पुरातात्विक, हम्म। पुराने खुदाई वगैरह में जो मिलते हैं। ठीक। और साहित्य स्रोत क्या हो सकता? और साहित्य के जो जो साहित्य में है, जो लिखे गए हैं, चाहे वो गीतों में लिखे गए हैं, या जैसे कवि भरत ने मनोदय अपनी बुक लिखी थी तो उसमें अपने राजा का उन्होंने काफी वो किया था, इसी तरह से साहित्यिक। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, पुरातत्व का मतलब है कि जो जो जमीन के नीचे जो चीजें दब जाती हैं, जब हम किसी चीज की उत्खनन कार्य करते हैं, जैसे हमने कहा कि हड़प्पा सभ्यता की जब हमने खोज हुई थी, और जब मोहनजोदड़ो की जब खोज हुई, तो वहाँ से जो चीज़ें हमें देखने को मिली, जब खुदाई हुई, पुरातत्व विभाग द्वारा जब खुदाई की, तो हमें बहुत ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो इंसान उन चीज़ों से अछूता था, कि इंसान ने ये नहीं सोचा था कि इससे पूर्व भी कोई संस्कृति या इस प्रकार से इस धरातल पे मानो इतना विकसित हो चुका था। और साथ ही जो उत्तराखंड में जो चंद्रवंशी की अगर बात करें, चाहे वो सिक्कों की बात करें या इनके जो फोर्ट विलियर हैं, महल हैं, या जो भी चीज़ें हमें देखने को मिली, जो गहनों के बारे में बात करें, या फिर इनके जो सिक्के हैं, यो भी जो ताम्रपत्र हैं, जब हमें ये खुदाई के दौरान जब प्राप्त हुए, चाहे वो किसी मंदिर के माध्यम से कहीं से भी प्राप्त हुए, तो यहाँ से जब हम साहित्य की बात करें, साहित्य के अंदर जो लिखी हुई चीज़ें हैं, जो किताबें हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं जो ग्रंथ होते हैं, उन ग्रंथों के माध्यम से भी हमें ये ज्ञात होता है कि भैया ये चीज़ें क्या होती हैं, उनमें जो उन चीज़ों का उल्लेख किया जाता है। और साथ ही अगर हम बात करते हैं कि जैसे हमने बात करी कि हमने कहा कि लोकगीतों के बारे में बात करें कि लोकगीत क्या होंगे, लोकगीतों के माध्यम से हम क्या समझ सकते हैं। तो लोकगीत हमारे सामने आते हैं जिसमें उस समय के चीज़ों का जिक्र किया जाता है। अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत क्या हैं। यह चंद्रवंश के इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है। बेहतरीन स्रोतों के अगर मैं कहूँ, अगर आप इन तमाम चीज़ों में अगर आपके सामने ये एक दो तीन तीन स्रोत रखें, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रमाणित स्रोत किसे मानते हो आप? बताइए। सर, पुरातात्विक है, पुरातात्विक और साहित्यिक। देखिए, जो सबसे ज़्यादा प्रमाणित जो स्रोत होते हैं वो पुरातात्विक स्रोत ही होते हैं। साहित्यिक स्रोत की जब हम बात करते हैं, वो व्यक्ति विशेष द्वारा लिखे गए हैं, या व्यक्ति विशेष द्वारा उन लोकगीतों को अपने हिसाब से गढ़ा गया है। तो ये अथेंटिक नहीं होते हैं।
जो भी होते हैं अथेंटिक, अगर मैं कहूँ जो पूरी तरीके से जो एकदम, हाँ ये लगता है कि इस समय ये चीज़ें घटनाक्रम घटा होगा, तो वो घटनाक्रम से हमें ये पता चलता है कि जो चीज़ें ज़मीन के अंदर जो दबी होती हैं, तो उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर इस तरीके की सभ्यता रही होगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि इस पृथ्वी पर वैज्ञानिक कहते हैं कि इस पृथ्वी में क्या था, बड़े बड़े डायनासोर विचरित किया करते थे, मगर आज की तिथि में बहुत से दंत कथाएं हैं, दंत कथाएं में अलग अलग चीज़ों को दर्शाया गया है। तो हम दंत कथाओं को न मानते हुए हम क्या करते हैं, पुरातात्विक स्रोत जो विज्ञान ने खुदाई के द्वारा जो बर्फ में जमे हुए जो अस्थियां हैं उनको एनालिसिस करके उनका 3D मॉडल बनाकर तब ये हमारे सामने प्रस्तुत होता है कि इस पृथ्वी पर उस टाइम पे डायनासोर या इत्यादि जो मैमथ अहमद हैं तो वो चीज़ें रही होंगी। तो हमें ये जो पुख्ता स्रोत जो होते हैं जिस पे विश्वास किया जा सकता है, क्षण भर के लिए साहित्य स्रोत हो गए या लोक गाथाओं पर हम विश्वास नहीं कर सकते। लोक गाथाएं तो आप भी कोई लोक गाथाओं को रच सकती हैं, कोई साहित्य आप भी लिख सकते हो। चंद्रवंश के बारे में जिस साहित्यकार ने ये लिखा है तो उस समय तो वो पैदा हुआ नहीं होगा, चंद्रवंश के समय में हुआ होगा। नहीं तो सर, ये जो नहीं। लिखे गए हैं, चाहे हम बात करते हैं, चाहे आपने पातीराम की बात करी या फिर कभी भरत की बात करें या फिर आपके जो बर्थवाल की बात करें या शिवानंद नौटियाल की अगर बात करें, जो जितने भी बेसिकली जो भी हमारे जो साहित्य हैं, या महेश डंगवाल की बात करें, तो ये सारे लोगों ने क्या करा है, जो चीज़ें इनको सामने जो चीज़ें रही, जिस चीज़ को इन्होंने इतिहास को देखा, उस नज़रिए से इन्होंने इतिहास को गढ़ा। ठीक है ना। और लोकगीत जो हमारे पूर्वज हमें बताते चले गए, हमने उस लोकगीतों को हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हुए चले गए, हमने उनमें चीज़ों को, नई नई चीज़ों को ऐड करते हुए चले गए। जहाँ पर पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो ये जो स्रोत होता है, ये चंद्रवंश के इतिहास को अगर हम समझें जानें तो सबसे बेहतरीन स्रोतों में से एक स्रोत माना जाता है। इसमें मुख्य तो अगर हम बात करें जो चीज़ें हमें पुरातात्विक स्रोत की बात, देखिए बेटा ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप में पूछे जाएंगे। आप इसको बहुत ही ज़्यादा सलीके से ध्यानपूर्वक सुनिएगा, या फिर इसको एक कहानी की तरह सुनिए, पढ़ाई की तरफ मत लेके चलिएगा, ऐसे कहानी की तरह से लेके चलते हैं। देखिए जो साहित्य स्रोतों की बात करते हैं, देखिए जो बालेश्वर का जो मंदिर बना है, यहाँ से प्राप्त काचुल देव का ये लेख प्राप्त होता है। उस टाइम पर हमें पता है कि जो कागज़ का आविष्कार बहुत बाद में हुआ, पहले हम ताम्रपत्र या भोजपत्र या फिर जो हमने ताड़पत्रों पर लिखना शुरू करा, फिर वस्त्र पर लिखना शुरू करा ताम्रपत्र पर, या फिर हमने कहा फिर जाके जो कि आपने कपड़े पर लिखा, फिर जाके कागज़ का आविष्कार होता है। तो बेसिकली जो बालिकेश्वर जो मंदिर है, तो यहाँ से काचुल देव का एक क्या मिलता है, लेख मिलता है। वास्ते ताम्रपत्र गोपेश्वर में, गोपेश्वर का जो मंदिर है, हमने त्रिशूल लेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। हमने इस पर पिछली बार भी चर्चा करी थी, जिसमें हमने क्या बोलते हैं कतुरी राजवंश से पढ़ा था, वहाँ पर भी इसका जिक्र हुआ था। तो बोध गया शिलालेख हो गया, लोहा घाट एवं हुडली हड़ौती अभिलेख, ये जो तमाम चीज़ें, गढ़ियोड़ा ताम्रपत्र, ये विजय चंद्र का बहुत, ये ताम्र पत्र हो गया। कल पानी भट भेड़ा से प्राप्त कल्याण चंद्र का ताम्रपत्र हो गया। और खेती खान ताम्रपत्र, खेती खान से भी हमें ये देख लीजिए कहाँ कहाँ से ताम्रपत्र हमें मिले हैं। बेसिकली यहाँ पर अभी आपने कोई पुस्तक के बारे में देखा, कोई आपने जो हमारे सामने जो मिलते हैं जो वस्त्रों में लिखा हुआ वो काम कहीं नहीं देखा आपने। तो हमने जो बेसिकली इस टाइम पे ताम्रपत्रों का ही क्या था, बोल वाला चलन था। तो ताम्रपत्रों पर इसमें लिखा गया था, चाहे वो ताम्रपत्र किसी का भी हो, या जैसे विजय चंद्र का पभव या कहें ताम्रपत्र हो, या कल पानी भट भेड़ा कसे हो प्राप्त ये चंद्र कल्याण चंद्र का ताम्रपत्र हो, या खेती खान से जो प्राप्त ताम्रपत्र हो, या शीरा क्षेत्र से प्राप्त। देखिए शीरा क्षेत्र से जो प्राप्त ताम्रपत्र किस वर्ष से प्राप्त हुआ था, कभी क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता होना चाहिए कि 1353 से 1357 के मध्य जो ये मिला था मल्ला ताम्रपत्र से, इससे हमें देखने को मिलता है। जो अगर हम कहें मल्ला महल जो अल्मोड़े में है, तो वहाँ से ये ताम्रपत्र हमें प्राप्त होता है। ताम्रपत्र से इस वंश के इतिहास में प्रकाश डालता है। जितना भी अभी हमने ये
तमाम चीज़ें पढ़ी, ये ताम्रपत्र हैं जहाँ पर इन चीज़ों का उल्लेख किया गया है, जो देवनागरी लिपि पे या प्राकृत लिपि पे लिखा गया है, संस्कृत भाषा पे ये लिखा गया। तो बेसिकली अगर आप देखोगे, अगर आपको थोड़ा सा प्राकृत लिपि आती है तो आप देखोगे ताम्रपत्र, अगर आप नेट में सर्च करोगे तो ताम्रपत्र आपको देखने को मिल जाएगा। एक तांबे की शीट होती है, उसमें चाहे वो छेने हथौड़े से लिखा जाए या किसी नुकीली चीज़ से उसमें उकेरा जाता है। तो इन तमाम चीज़ों पे जब हमने अध्ययन करा तो इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि यार ताम्रपत्र में ये सटीक जानकारी जो हमें ये मंदिरों या जहाँ से भी मिले हैं ये ताम्रपत्र, और सेरा खटकोट और मच्छेड़ा ताम्रपत्र से चंद्र के बम शासकों से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। देखिए कभी क्वेश्चन क्या बनेगा कि चंद्र के बम शासकों से सम जानकारी प्राप्त होने की, जो संबंधित जानकारी प्राप्त किससे प्राप्त होती है। फिर से कह रहा हूं कि चंद्र वंश के जो बम शासकों से संबंधों की जानकारी किस ताम्रपत्र से प्राप्त होती है, किससे होती है? सेरा खड़कोट एवं मझेड़ा हाँ, ताम्रपत्र से। तो सेरा खड़कोट जो है और साथ है ये मझेड़ा। बेशक अगर देखें तो ये बागेश्वर के आसपास ही ये हमें देखने को मिलते हैं, अल्मोड़े में या फिर ये तमाम चीज़ों पे मिलते हैं। तो यहाँ से इन ताम्रपत्रों में चंद्रवंश के बम शासकों से संबंधित जानकारी हमने कहीं ना कहीं जुटाई। अब वास्तव ताम्रपत्र में मंडलिक राजाओं की लंबी सूची हमें दिखाई जाती है कि भैया उनमें अलग अलग राजाओं के नामों का कहीं ना कहीं जिक्र मिलता है। अगर हम कहें कि उनमें उन राजाओं के बारे में कहीं ना कहीं उल्लेख किया गया है या उनको उनके नामों को उकेरा गया है। अगर हम देखें बेसिकली अगर चंद्रवंश की अगर हम बात करें तो इस संबंध में लगभग अगर देखें हर शासक द्वारा ताम्रपत्र जारी करने के हमें क्या मिलते हैं, जो साक्ष्य हमें मिलते हैं। चाहे चंद्रवंश के शासक जो पहले संस्थापक के रूप में हमने किसे कहा, सोमचंद्र को कहा, कहा। जी और सर, जी अंतिम सर। शासक कौन था? महेंद्र तो चंद्र। जितने भी पहले से लेके अंतिम जितने भी ये बीच के शासक रहे होंगे, सभी ने अपने समय में अपने क्रियाकलापों को किस तरीके से होते हैं, क्या चीज़ें रही हों, उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी या फिर क्या चीज़ें अच्छी रही, तो उन सारी चीज़ों को ताम्रपत्र पर उकेरा जाता था। जैसे कि अगर हम आपके सामने रखें, जैसे आप मुगल काल को अगर पढ़ती हैं तो मुगल काल में चाहे वो बाबरनामा हो, अकबरनामा हो, जहांगीरनामा हो या फिर शाहजहाँनामा हो, तो इन सभी में क्या है, इनकी ये पूरे जीवन में इन्होंने क्या क्या चीज़ें करी, कहीं ना कहीं इनके जीवन वृतांत का हमें कहीं ना कहीं इसमें क्या है परिदृश्य मिलता है। कब पैदा हुए, क्या क्या इन्होंने रणनीतियाँ अपनाई, कौन कौन से युद्ध जीते, कहाँ कहाँ इन्होंने क्या किया, इनके समय में क्या चीज़ें सारथी रूप में हुई। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर भी जितने भी चंद्रवंश के जो शासक थे उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं ताम्रपत्र जारी किए गए, उनके संबंध में हमें जो ये तमाम चीज़ें मिलती हैं। तो इससे देखिए उपरोक्त के अतिरिक्त अगर हम देखें ये जो मुनकोट ताम्रपत्र, बरग से जो प्राप्त ताम्रपत्र, झिझाड़ ताम्रपत्र जो आपके लखनऊ में अभी सुरक्षित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा, झिझाड़ से प्राप्त ताम्रपत्र किस संग्रहालय में रखा गया है? किस संग्रहालय में रखा गया है? लखनऊ। तो ये जो छोटे छोटे इसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना बेटा, उनको आप एक जगह पर क्या करें, लिखते हुए चलिएगा। महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, फैक्ट हैं, उनको एक जगह पर नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि फिर आप जब आप क्वेश्चन ढूंढोगे ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, पहले याद कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सोचोगे यार फिर बाद में ये क्वेश्चन को हम ढूंढ लेंगे, नहीं मिलते हैं। ठीक है, जब आप विस्तार से पढ़ोगे तो तभी आके मिलते हैं, तो ये इसलिए इनको नोट डाउन करते हुए चलिए। तो जो झिझाड़ ताम्रपत्र जो प्राप्त हुआ था, ये आपके लखनऊ संग्रहालय में ये रखा गया है। ये ताम्रपत्र संख्या अगर कहें, क्वेश्चन पूछा जाए कि झिझाड़ ताम्रपत्र जो लखनऊ संग्रहालय में रखा गया है, इस ताम्रपत्र की संख्या क्या है, इसमें संख्या क्या पड़ी हुई है, तो आप लिखोगे 51.248 2284। ठीक है, 51 दशमलव
284। तो याद रख लीजिए, इसको यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ताम्रपत्र में माना जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत ही मार्मिक है, ठीक है ना। तो इसलिए नोट करते हुए चलिए। अब हमने ये ताम्रपत्र के अब कहते हैं कि साहित्य, जो हमने कहा साहित्य स्रोत, साहित्य स्रोत किस रूप में प्राप्त होते हैं हमें? लिखित जो रूप में। चीज़ें हमें लिखित तौर पे जहाँ पर हमें उपलब्ध होती हैं, तो हमारे दृष्टिकोण में वो साहित्य स्रोत ही कहलाए जाएंगे। चाहे वो आपके ग्रंथ ही क्यों ना हो। जितने भी ग्रंथ, हमने जब उत्तराखंड के भूभाग की अगर बात करी, तो उत्तराखंड के भूभाग का जिक्र हमें कहाँ कहाँ मिलता है। हमने कहा कि हमें जितने भी हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, चाहे वो आपके काव्य हैं, कहीं पर भी हो, तो हमें वहाँ से उनका जिक्र मिलता है। तो जहाँ जो चीज़ हमारे पास लिखित तौर पे मौजूद होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? साहित्य स्रोत। जब हम लिखित स्रोत की बात करते हैं, कुमाऊं के जो चंद्र वंश के संबंध में लिखित स्रोतों से भी हमें क्या मिलती है? पर्याप्त जानकारी मिलती है। जिस प्रकार से हमें, किस प्रकार से, जैसे हमें जो पुरातात्विक स्रोत से जो हमें ये, हमने अभी ये चीज़ें पढ़ी ताम्रपत्रों के, जिस मंदिर से प्राप्त हुए हुए थे, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से हमें साहित्य स्रोत भी प्राप्त होते हैं। देखिए, आपने पूर्व में एक बात कही थी कि मानवोदय की आपने बात की थी, ज्ञानोदय के बारे में बात करी। तो ये जो काव्य है, ये काव्य मानवोदय किसके द्वारा लिखा गया है? कवि भरत। जो मानवोदय हो गया, ज्ञानोदय है गया, ये भरत ने ही लिखे हैं ये दोनों, ठीक है। जी तो सर। हमने मानवोदय और ज्ञानोदय की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये काव्य जो कवि भरत ने इसको लिखा गया है, तो इसमें चंद्रवंश राजाओं की भी वंशावली दी गई है। अब देखिए, आपने एक चीज नोट डाउन करा होगा, जब परमार वंश चला, चाहे वो पातीराम हो, चाहे वो जो ये मानवोदय काव्य के जो रचयिता हैं, या फिर कहें जो वास्टन है हो हैं, या फिर हम कहें जो राधा क्या है, हरि कृष्ण रतोड़ी हो गए, एटकिंसन। और साथ डरपराल जी हो गए, जी सर। या कहें भी बड़ौनी जी हो गए, या भी कौन से थे, एक एक मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जो ये भी हैं, आप ये सोचो कि ये इतने राजाओं का समय तो व्यतीत हो गया, मरे नहीं अभी तक हमारे तो दिमाग में। तो इन्होंने तो, चाहे हम चाहे वो अगर हम कहें, चाहे वो ललित शाह की बात करें, या फिर आपको जयकृत शाह की बात करें, या फिर जितने भी शासक रहे हैं, तो उनके शासन काल की हर चीज ये लिख रहे हैं, मगर ये अभी तक जिंदा कैसे हैं? क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में घूमेगा ही ना। अब ये चंद्रवंश में भी मौजूद हैं। तो बेसिकली ही ये सारी चीजें इन्होंने क्या करा, इन जो साहित्य स्रोत जो हमें प्राप्त हुए, जो इन्होंने जो चीजें पूर्व में जो अपने पूर्वजों से सुने, उसके आधार पर इन्होंने अपनी किताबों को लिखा, और उन चीजों में उनका जिक्र किया गया कि इस समय क्या चीजें हुई होंगी। अगर बेसिकली अगर हम आपके सामने रखें 2019 और 20 और 21 के अगर मैं बारे में अगर आपसे चर्चा करूं, कहूं, तो आप उसमें किताब क्या 2-3 किताब लिख दोगे नहीं? जी क्योंकि सर। जी हमारा सर। उस टाइम पे कोविड का काल चल रहा था, कोरोना किस तरीके से चल रहा था, क्या जिंदगी किस प्रकार से ठहर सी गई थी, जिंदगी का असली मतलब क्या होता है, जो जीवन है क्या, हमें जो जीवन की जो वास्तविक जो परिभाषा जो हमें बताई गई, जो हमें बेसिकली हमें जो फील कराया, वो तो 2019 से लेकर 2020 या 21 के मध्य में हमें वास्तविक जीवन का परिचय किसने कराया? वो कोविड ने कराया। तो हम कोविड के बारे में भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, हर कोई लिख सकता है। तो उसी प्रकार से जब हम मानवोदय की अगर बात करते हैं, जो एक जितने भी ये रहे हैं, इन सभी ने क्या करा है, कुछ ना कुछ अपने माध्यम से बेहतर लिखा है, या कहें इनके द्वारा जो भी शासक रहे हैं, जो इनके पूर्वज रहे होंगे, जो दादा रहे होंगे। अब मान लीजिए आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, जो हमारी जो पीढ़ी है, उन पीढ़ी को तो इस बारे में पता नहीं है ना। आज हमारे पास उसकी फोटेज हैं, वीडियोज हैं, आज यह कहें फिर इतना साहित्य भरा पड़ा है। तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है, अगर वो देखेगा कि यार इतनी भयंकर एक महामारी आई थी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, तो वो उस संबंध में बेहतर तरीके से जानकारी जुटा लेगा।
तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी साहित्य स्रोत की जब हम बात करते हैं तो मानवोदय हो गया, ज्ञानोदय काव्य में चंद्र राजाओं की जो जितने भी राजा रहे हैं उनके बारे में संपूर्ण यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब मानवोदय जो कवि भरत थे, वो तो जितने भी परमार वंश के जितने भी राजा थे वहां से लेके अगर हम बात करें चंद्रवंश के जितने भी राजा थे उनके सभी के बारे में जानकारी इनको पता है, इन्होंने लिखा। तो कहीं ना कहीं हमें यह पता चलता है कि जो ये थे, ये वो समय व्यतीत होने के पश्चात इन्होंने कुछ या 18वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी में ये इन्होंने इस टाइम पे लिखा, क्योंकि ये घटनाक्रम पूर्व में हो गया, इन्होंने मध्यकाल में इसको लिखा। तो पवाड़े या फिर चंद राजवंश की जानकारी से भरे पड़े हैं। देखिए, हमें दंत कथाएं ये जो भी हैं, हम पांडवों की बात करें या फिर पवांडे जो है, तो ये चंद्र राजाओं की से संबंधित जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, जो ये बहुत ज़्यादा किस्से कहानियाँ ये तमाम चीज़ें भरी पड़ी है। जैसे अगर हम बात करते हैं जो भारती चंद का पवांडा लिखित एक स्रोत है, एक किताब लिखी है। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारती चंद द्वारा क्या लिखा गया है, इनके द्वारा जो रची पुस्तक का नाम क्या है? पवाड़ा। हाँ, तो इनके द्वारा ये लिखी गई है और ये लिखित स्रोतों की श्रेणी में और लोकगीतों की और लोक गाथाओं के में चंद्र राजाओं की यश गाथाओं का वर्णन किया गया है। अब समझ में आ रहा है कि इनके द्वारा किन चीजों के बारे में लिखा गया है। अब मैं कह दूं दो पल के लिए कि मेरे पापा ने या मेरे दादा ने कहा था कि मेरे जो परदादा थे, एक बार शेर आया था या फिर बाघ आया था, वो बकरी को ले जा रहे थे, तो उन्होंने कहते हैं कि बाघ से वो लड़ गए और बाघ का जो जबड़ा था वो चीर के रख दिया। तो वो क्या थी? वो यश गाथा थी, उनकी वीर गाथा थी कि हाँ, वो उन्होंने उस टाइम पे जो बाघ से पंगा ले लिया अपनी क्या बकरी को बचाने के चक्कर में, वो उससे भिड़ गए। तो हमने तो इनको मान लिया। ये क्या है? ये लोक गाथाएं हैं जो लोगों द्वारा कही गई हैं। ठीक है, अब लोक गाथाएं क्यों कहा जाता है? जो लोग हैं, जिस क्षेत्र की अगर हम कहें, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के जनमानस या स्थानीय लोगों द्वारा जो चीज़ें कही गई हैं, हमने उसको क्या किताबों का एक स्वरूप दिया, तो वो लोक गाथाओं के अंतर्गत लोकगीत जो लोगों द्वारा गुनगुनाए जाते हैं, उनको लोकगीत के माध्यम से, जैसे बेसिकली अगर हम बात करें, आपने बीच में देखा होगा कि बहुत ढेर सारे ऐसे राजूला मालूसाई की या हरुदेव की, ये बहुत ढेर सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनकी लोक गाथाओं में चर्चा होती है। एक छोटी सी लोक गाथा जैसे मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे हमारे पहाड़ों पर एक भिटोली का त्योहार होता है, गढ़वाल में होता है नहीं होता है, मुझे इस बारे में पता नहीं, गढ़वाल में होता है नहीं होता है? नहीं पता। ये भिटोली का त्योहार क्या होता है? एक भाई अपनी बहन को एक माघ मास में क्या देता है, एक भिटोली, जिसमें वो पूरी हुरी या फिर उसको कपड़ा देने के लिए उसके घर जाता है। तो एक बार सर, ये पौष के महीने में हाँ, होता जो है। भी जिस महीने में होता है, तो उसमें क्या होता है, एक बार क्या होता है, एक भाई अपनी बहन को भिटोली देने जाता है। तो वो जाता है तो वो बहन अपने घर में क्या रहती है, सोई रहती है, वो आराम करी रहती है। तो भाई देखता है कि यार मेरी बहन सोई है, और वो कहता है कि मैं अपनी बहन को ना जगाऊं, और वो आवा दे के जो भी चीज़ें लाया था बहन के सिराने में रख गया था, और वो फिर चला जाता है। फिर कहते हैं कि जब वो बहन उठती है तो देखती है कि मेरा भाई आया था और मैंने अपने भाई को कुछ नहीं दिया, मैंने कुछ खाने के लिए नहीं पूछा, मैं सो ही रह गई है, और इसी तड़प में वो होती है, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि भाई तू आया और मैंने तेरे को कुछ नहीं खिलाया। तो ये परंपरा चली, तो ये कालांतर से ये परंपरा चली हुई आ ही रही है। तो ये सर, उसमें ये था कि पहले ये बोलते थे कि जो सोया होता हम्म है नींद में, ये पुरानी उसमें बोलते हैं कि जो सोया है उसे उठाते नहीं थे हाँ, जो भी रहा होगा। नींद से, जैसे अभी हम जगाते हैं ना, उठ जा उठ जा। हाँ, तो ये जो लोक गाथाएं हैं तो वो अमर हो गई। तो उसके आधार पर हमें आज ये पता चलती है। जैसे हम कहते हैं कि राजूला मालूसाई उत्तराखंड की अगर हम बात करें, बेसिकली कुमाऊं की अगर हम बात करें,
तो कुमाऊं आंचल की एक ये लोक गाथा जो रजुला मालुसाई के प्रेम कथा को पूरे संसार भर में चिरंजीवित करता है, कहीं ना कहीं उसको दर्शाता है कि एक भोट प्रदेश का राजा होता है, एक वो तमाम चीज़ें, तो उनकी तमाम उनका प्रेम, ये संघर्ष होता है। तो ये तमाम चीज़ें लोक गाथाओं के माध्यम से, लोक गीतों के माध्यम से, और वो यहाँ तक कि वो जो जागर होते हैं उस जागरों के माध्यम से। अब हमने आपने सुना होगा कि कुमाऊं के चितई देवी ना, चितई का मंदिर आपने सुना होगा, जिसे हम न्यायकारी देवता के नाम से जानते हैं, सुना है? जी न्याय जी गोलू सर, देवता। जी सर, गोलू गोलू देवता को। देवता वाला। अब गोलू देवता, आज वो मंदिर बना दिए गए, अगर हम कालांतर में देखें तो वो एक व्यक्ति विशेष थे। तो उन्होंने क्या किया, जब उनकी माँ पैदा हुई, जो भी हुआ, वो राजा थी, राजा की कोई बहन ने बच्चे नहीं हुए, फिर बाद में एक वो हुआ, तो उनके जो रानियाँ थी उसने उसको मारने के लिए तमाम चीज़ें करी, तो कहीं ना कहीं न्यायकारी देवता के नाम से प्रसिद्ध हुए, तो उनकी भी कथा चल जाती है। तो वो आज न्यायकारी के रूप में सभी के लिए न्याय करने वाले उनके श्रेणी में वो खड़े करते। तो ये लोक गाथाएं हैं, लोक गाथाओं को हमने किस रूप में उसको रिप्रेजेंट करा, ये तमाम चीज़ें हैं। तो जिसमें ये गाथाओं के बारे में, वो भी एक राजा थे तो उनके बारे में भी कहा गया था। तो साहित्य स्रोत, मुझे लगता है, आई थिंक कि साहित्य स्रोत के बारे में आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, साहित्य स्रोत आपने समझ गए होंगे, पुरातत्व स्रोत हम समझ गए हैं, लोक गाथाएं किसे कहते हैं, वो तमाम चीज़ें हमने कहा है। एक चीज़ मुझे याद आ रही है, हमने एक लोक गाथाओं में एक चीज़ आती है, जैसे कहते हैं छाना बिलौरी झंडिया बौजियो, छाना बिलौरी घाम लागला। तो एक बागेश्वर का एक ऐसा गांव जहाँ पर कहते हैं कि एक ऐसे जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, वो बेटी कहती है कि बाबू मुझे और जगह दे देना, मुझे उस गांव में मत देना जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप लगती है, छाना झंडी या बौजू छाना बिलौरी घाम लागला, और कहें पूरा गुड़ाई रहती है वो। ये तमाम जी, ये भी कहीं ना कहीं लोक गाथा के रूप में प्रसिद्ध होगी। तो बेसिकली इन्हीं को ही कहा जाता है। अब हम बात करेंगे राज्य विस्तार की। अगर हम बात कर रहे हैं, हम किसके राज्य विस्तार के बारे में बात कर रहे हैं? चंद्रवंश का। राज्य विस्तार होता क्या है? राज्य बोलो। सर, अपनी राज्य की सीमाओं को और ज्यादा बढ़ाना। बिल्कुल सही। जैसे ललित शाह ने कुमाऊं पे अपना राज्य विस्तार किया था, उसको जीतकर। सही बात, ठीक है। अब देखिए, राज्य विस्तार के बारे में प्रारंभ में अगर हम शुरुआती दौर की अगर बात करें, जब शुरुआती दौर चलता है तो चंद राज्य काली नदी के से उस क्षेत्र से लगा हुआ ये था, उसकी उस सीमा पे उत्पल का तक ये सीमित था। तो बेसिकली कहें, काली नदी का जहाँ से उद्गम होता है, जो जहाँ से ये उदय होती है, तो उस क्षेत्र से लेके इसे सीमांत तक का ये जहाँ तक ये फैली थी, तो इस क्षेत्र में बेसिकली चंद्रवंश का क्या था, साम्राज्य यहाँ पर विस्तारित था। तो ये क्षेत्र इनका था। अगर हम देखें कालांतर में गए भविष्य के अगर गर्द में देखें, तो इसका विस्तार हमें तराई भाबर के जो क्षेत्र हैं, क्षेत्रों में देखने को मिलता है। सोर सिरा जैसे दारमा जोरहार, और अगर बात कहें ब्यास या गणकोट एवं संपूर्ण अल्मोड़े की अगर बात करें, तो ये जनपद तक फैला था। बेसिकली अगर हम देखें तो मोटा मोटा इसको इस तरीके से समझिए, आपको समझाने के लिए, पिथौरागढ़ का जो क्षेत्र हो गया, साथ ही आपका अल्मोड़े का जो क्षेत्र है, थोड़ा नैनीताल का जो तराई वाला भाबर का जो क्षेत्र है जहाँ से मैदानी क्षेत्र लग जाता है, और साथ ही आपका चंपावत का जो क्षेत्र है, तो ये जो क्षेत्र था बेसिकली ये वाला पूरा क्षेत्र किसके अधीन था? चंद्र राजवंशों के अधीन था। ठीक है, तो ये चंद्रवंश के अधीन ये अल्मोड़ा जनपद तक ये हो गया था इनका क्षेत्र। डोटी की जो राजधानी था अजमेरगढ़, और साथ ही जुर्राल और दीवाल करके दीवाल कोट तक के इन्होंने क्या था, विजय हासिल कर ली थी। बेसिकली अगर हम बेशक का बात करें, तो जो अजमेरगढ़ है, जो डोटिल, मैंने अभी पूर्व में इसकी चर्चा करी थी, डोटिल की जो राजधानी रही थी, तो उस राजधानी की अगर हम बात करें तो अजमेर जो गढ़ था, जुराइल हो गया, दीवाइल कोट तक का जो ये क्षेत्र था, तो इन क्षेत्रों में जो चंद्र राजवंश के जो शासक रहे थे उस समय, महेंद्र चंद्र रहे या फिर जितने भी ये शासक रहे, तो कहीं ना कहीं इनका ये साम्राज्य विस्तार यहाँ तक रहा। और इनकी जो प्रारंभिक राजधानी जो रही
वो चंपावती नदी के तट पर ये चंपावत नगरी थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? चंपावत। चंपावत थी। और आपको एक चीज बता दूं, जो उस टाइम पर अगर कहें, मैंने कहा कि चंपावत जो चंपावती के नाम से इस नगर का नाम पड़ा था, याद रखिएगा चंपावती के नाम से किस नगर का नाम पड़ा, क्वेश्चन कभी बनता है तो ये आपका चंपावत नगर का पड़ा। और जो यहाँ पर जो सोमचंद्र उस समय डोटी के शासन के अधीन ये हुआ करते थे, और उनकी कुल देवी उस टाइम पे हुआ करती थी। कुल देवी के नाम पर चंपावती पड़ा गया था, चंपावती उसका नाम रखा गया था। तो जो ये चंपावती जो नाम रख रहे हो, तो इनकी जो कुल देवी है उसके नामांकन के आधार पर इसको रखा गया था। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ये चंपावती नगरी के रूप में रही, और राजधानी के लिए राजूबुंगा और अथवा राजघाई शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रवंश के शासनकाल में राजधानी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, निम्न में से वो शब्द कौन सा है? देखिए अगर दोनों शब्द आ गए, राजमुंगा और राजघाई करके जो आ गया, ढाई जो शब्द है, अगर ये दोनों आ गए तो आप इन दोनों को ही क्या करोगे, टिक मारोगे। अगर इसमें से एक आ गया तो याद रखिएगा ना, चौकस रहिएगा अपने आप को, तो दोनों में से एक को, जो इनमें से एक आएगा तो उसको ही मानिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ से, जहाँ से मैं इसको कर्सर लगा रहा हूँ, इसको यहाँ से आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, या अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ रहा है आपके? जी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा। राजबुगा और राजघाई, धाई करके है, तो ये शब्द का इसमें प्रयोग किया गया था। और देवी सिंह के समय में राजधानी देवीपुर भी रही। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, देवीपुर जो राजधानी रही वो किसके समय में रही, वो कौन सा शासक था? देवी सिंह के ही नाम से देवीपुर ये पड़ा। ठीक है, तो राजा के महल को क्या कहा जाता था? चौमहल ये कहा जाता था। उस समय क्वेश्चन बनेगा कि जो चंद्र राजवंश के जो महल हुआ करते थे, जो राजमहल हुआ था, तो उनको क्या कहा जाता था? चौमहल। तो चौमहल इनको कहा जाता था। और अगर हम कहें ब्रिटिश हुकूमत के समय में जो भी बड़े बड़े वो कोठियां बनाए जाते थे, उनको क्या कहा जाता था? डाक बंगले। नहीं, फोर्ट विलियर उन्हें कहा जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, तो अच्छा तो जी याद सर। रखिएगा कि देवी सिंह के समय में जब राजधानी देवीपुर भी एक समय में रही, और राजा के महल में चौ महल इसे कहा जाता था। और बालू कल्याण चंद्र के काल में अल्मोड़ा को पूर्णतः चंदू की राजधानी के रूप में स्थापित किया। देखिए जो बालू कल्याण चंद्र थे, तो इनको ही चंपावत से जो अल्मोड़ा जो इन्होंने राजधानी को हस्तांतरण किया, तो इन्हीं को ये श्रेय जाता है, और इन्होंने ही अल्मोड़े को राजधानी की जो चंद वंश की राजधानी के रूप में अल्मोड़ा का स्थापित करा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंपावत से अल्मोड़ा अपनी राजधानी किस तरह राजा के द्वारा इसको हस्तांतरण किया गया था? तो कौन से राजा ने द्वारा किया गया था? बालू कल्याण चंद्र। बालू कल्याण चंद्र ने ये किया है। ठीक है, तो इस टाइम पे इन्होंने ये किया, और अल्मोड़ा में पूर्ण रूप से चंद्रवंश यहाँ पर स्थापित हो गया। अब देखिए मैंने अभी कहा, जैसे अभी दीपक जोशी यहाँ पर लिख रहे हैं कि वो तिथि बता रहे हैं, तो तिथि अभी हम तिथियों के बारे में भी हम अभी अंकन करेंगे, अभी पढ़ेंगे कि कौन सी तिथि ये थी। जैसे ये कह रहे हैं कि 1563 में ये कल्याण चंद्र ने ये किया था। तो बेसिकली अभी हम सारी चीज़ों को स्पर्श करते हुए चलेंगे, ये बहुत ज़्यादा विस्तारित नोट्स हैं।